नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है काशी हलचल में। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर है। वो अन्नदाता जो हमारे लिए अन्न उगाता है वो सड़कों पर है, आंदोलनरत है। धीरे धीरे 12 दिन होने को आ रहे हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ था। भारत बंद के चलते पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को सील किया गया था, जिससे कि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। सरकार का बार बार कहना है कि हम संवाद के लिए बात के लिए तैयार हैं और 5 दौर की बातें वो कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह किसान आंदोलन से ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन लग रहा है। हम अगर इसकी समीक्षा करें तो आप देखें, जो आंदोलन पूरे भारत में होने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा और दिल्ली तक ही सीमित दिख रहा है, लेकिन पूरे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की, बनारस की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो किसान हैं वो कृषि अध्यादेश 2020 के समर्थन में भी हैं। कई किसानों का ये कहना है कि इस बिल में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारा जो जीवन है उसका स्तर ऊंचा होगा और सरकार ने हमारे लिए ये बिल लाकर हमको बहुत सहूलियत दिया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में अगर सरकार कोई बिल लेके आएगी तो सरकार बोलेगी कि ये बिल बहुत अच्छा है, और जो विपक्षी पार्टियाँ होंगी वो हमेशा बोलेंगी कि ये बिल ख़राब है। होना ये चाहिए, किसी भी देश में, प्रजातांत्रिक देश में आपको विरोध करने का अधिकार है और विरोध होना चाहिए, यही प्रजातंत्र की एक खासियत होती है। लेकिन जो अच्छाई है उसको अच्छा कहना या जो उसमें कमी है उस पर बात करना ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसमें जमकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। किंतु अगर किसान आंदोलन के भारत बंद का हम आज का बात करें तो आज भारत बंद का असर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला। हम बात कर लें बनारस की। बनारस में विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, वो विरोध करने के लिए निकली, लेकिन उनकी पार्टी में किसान दिखे ही नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस किसान के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी भीड़ में किसान नहीं दिखे, केवल पार्टी के कार्यकर्ता दिखे। इसी के चलते सुबह सुबह सपा और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए कचहरी पर और उन्होंने वहां तालाबंदी करने का कोशिश किया। इसके पश्चात कुछ लोग वरुणा घाट पे पहुंचे, कुछ लोगों ने शहर के अन्य सड़कों पर, अलग अलग सड़कों पर मोर्चा निकालने की कोशिश किया, लेकिन प्रशासन पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम के साथ था। प्रशासन ने ऐसे लोगों को कल से ही नज़रबंद कर रखा है जिनके चलते शहर के जो अमन और शांति है वो ख़राब हो सकती थी। तो नज़रबंद जो नेता हैं वो कुछ कर नहीं पाए, और जो लोग सड़कों पर उतरे वो केवल थोड़ा बहुत ही आंदोलन में कुछ कर पाए। लेकिन उस जो भारत बंद का समर्थन करने के लिए वो उतरे थे, चूँकि उनके साथ स्वयं किसान भी नहीं थे, इसीलिए इस भारत बंद का कोई भी व्यापक असर पूरे बनारस में देखने को कहीं पर नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कोई भी बिल का अगर विरोध करना है तो जो एंड यूज़र है, अगर हम बात करें किसानों की, जो कि अन्नदाता है, अगर हम किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी दिखना चाहिए। ये ऐसा तो देखने में यही लग रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लोग अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रहे हैं, जैसा कि आज बनारस में देखने को मिला। बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम रोहनिया की बात कर लें, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग कचहरी पहुँचे, रविंद्रपुरी में उन्होंने विरोध किया, शास्त्री घाट पर उन्होंने विरोध किया। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी सड़कों पर निकले, कांग्रेस के लोग निकले, समाजवादी पार्टी के लोग निकले, लेकिन इन सभी चीज़ों में कहीं उनके साथ किसान नहीं दिखा। वो लोग निकले और उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उनका विरोध ऐसा नहीं था जिसके चलते पूरा का पूरा बनारस उनके साथ हो सके। और ये जो किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का आह्वान था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखा, अगर हम विपक्षी पार्टियों के नज़रिए से देखें। इसके बाद हम आपको बता दें, पिछले 12 दिनों से दिल्ली के आसपास का जितना एरिया है, जो बॉर्डर है, उसको सील किया गया है। मुख्य रूप से जो किसान अध्यादेश 2020 है, इसका विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा कर रहे हैं। इसका व्यापक असर पूरे भारत में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बिल में जो बातें हैं, कई किसान उन बातों के पक्ष में हैं,
कई किसान नेताओं का ये कहना है कि यह बिल उनके लिए काफ़ी अच्छा है और इसके चलते उनको अपनी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा। अगर हम बात करें बनारस की, तो बनारस में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और सपा के नेता सालने यादव ने विजया चौराहे पर जाकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि हम किसान का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान करते हैं। हालांकि उनके इन सारे आह्वानों का बनारस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो भी मुख्य नेता थे बनारस में, जिनसे लगता था प्रशासन को कि ये बाहर निकलेंगे तो अमन चैन की जो शांति व्यवस्था है बनारस की वो भंग हो सकती है, उनको नज़रबंद किया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर और डीएम कार्यालय पर गेट पर तालाबंदी का कार्य करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो कोशिश थोड़ी ही देर बाद नाकाम हो गया और प्रशासन ने आकर वो जो तालाबंदी था उसको समाप्त करा दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के चलते अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो पहुंचे, लेकिन वो किसान बिल के विरोध के प्रदर्शन को ज़्यादा देर तक नहीं चला पाए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया कार्यकर्ताओं सहित। इसके अलावा 80 चौकी पर दुर्गा कुंड पर किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का जो प्रयास किया गया, वहाँ पर जो युवा कांग्रेस के चंचल शर्मा थे उनको भी नज़रबंद करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनके भारत बंद के समर्थन की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान अध्यादेश 2020 के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा। ये कहा जा रहा है किसानों को द्वारा, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने का कोशिश किया और सारी विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ लामबंद होकर किसानों के इस मुद्दे को लेकर उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में भारत बंद के लिए सड़कों पर आने का प्रयास की। लेकिन चूंकि किसान इस उनके समर्थन में उनके साथ नहीं थे, इसलिए उनका ये समर्थन कहीं न कहीं नकारात्मक होता दिख रहा है और ये जो भारत बंद का आह्वान था इसका असर पूरे बनारस में कहीं भी देखने को नहीं मिला। न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भारत बंद का कोई भी खास असर देखने को नहीं मिला। अब इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं कृषि अध्यादेश 2020 की, आइए हम आपको बताएं कि कृषि अध्यादेश 2020 में क्या नई चीज़ें लाई गई हैं और किन चीज़ों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और किन चीज़ों पर सरकार किसान से संवाद करने का प्रयास कर रही है ताकि जो गतिरोध है वो समाप्त हो सके और इसके पश्चात किसानों का जो ज़िंदगी है, उनका मेहनत है, जो उनकी फसल का उचित मूल्य है, जो उनका जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सकें और वो भी सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी सम्मान से खाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। क्या है कृषि अध्यादेश 2020? हम आपको बता दें कि इससे पूर्व जो किसानों की फसलें होती थीं वो जाकर मंडियों में बेचा करते थे और मंडी शुल्क देकर उनको उसका जो उचित मूल्य होता था वो दिया जाता था, जिसको कि हम सामान्य भाषा में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहते हैं। MSP की अगर हम बात करें, ये सरकार द्वारा निर्धारित वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसान अपनी फसलों को बेचते हैं। परंतु अगर हम रिपोर्टों को देखें और जानकारी लें तो पता चलता है कि पूरे भारत में जितने किसान हैं उनमें से केवल 6% किसान जो होते हैं वो जाते हैं और मंडियों में जाकर अपने अनाज को बेच पाते हैं। बाकी जो 94% किसान होते हैं पूरे भारतवर्ष में वो मंडी के बाहर अपने फसलों को बेचते हैं। सरकार ने किसानों के इन असुविधाओं को दूर करने के लिए कृषि अध्यादेश 2020 में कुछ नए नियम लाए। उसमें से एक नियम ये कहता है कि हम किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये हुआ, सपोज़ करिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है। उस कंपनी को चिप्स बनाने के लिए आलू की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो आलू के लिए किसके पास जाएगी? किसान के पास जाएगी। अब जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बड़े पैमाने पे चिप्स बनाती हैं। आप आज पूरे भारतवर्ष के हर गली मोहल्ले में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के पैकेट में चिप्स को देख सकते हैं। तो उस चिप्स को बनाने का जो सबसे आधारभूत चीज़ है वो है आलू।
अब वो कंपनियां खुद किसानों के पास जाएंगी और एक दो किसान नहीं बल्कि गांव के गांव या कई गांवों के किसानों से कांटेक्ट करेंगी और उनसे वो कहेंगी कि आप इस बार आलू की फसल उगाइए। अब आलू की जो फसल होगी उस फसल के साथ क्या करना है, किसान उनसे पूछेगा कि हम आपके लिए आलू की फसल क्यों उगाएं, तो वो कंपनियां बोलेंगी कि हम आप जो रेट बोलिए उस रेट पे हम आपसे अनुबंध कर लें और उस अनुबंध के हिसाब से हमारे लिए आप आलू की फसल उगाइए। तो इससे क्या होगा कि फसल बोने से पहले ही किसानों का जो फसल है उसका जो मूल्य है वो उनके पास सुरक्षित रहेगा। अगर सपोज़ करिए 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कंपनियों ने कहा कि आप आलू को बोइए, तो किसान इस बात पे खुश रहेगा कि उसकी फसल का मूल्य उसको 25 रुपये किलो मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इस अध्यादेश 2020 में है, जो कि किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता दिख रहा है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत केवल इसी सरकार में नहीं हुई है। 2012 में कांग्रेस की जब सरकार थी, जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने छोटे पैमाने पर इस किसान अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात को कही थी और उसको लागू किया था। लेकिन अब ये सरकार इसको बड़े पैमाने पर लागू करवाना चाहती है। इसमें एक जो नियम है वो ये कहता है कि अब जो किसान हैं वो ज़रूरी नहीं कि अगर उनकी फसल हो गई है तो उसको आके वो मंडी में बेचें, वो अपने घरों में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का मतलब उसको जमा कर सकते हैं। और केवल किसान ही नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, कोई भी प्राइवेट आदमी, वो भी किसानों से बड़े पैमाने पर फसलों को खरीद कर उसको अपने गोडाउन में या गोदामों में रख सकता है। हम आपको बता दें, सन 1955 के पहले बड़े पैमाने पर भारतवर्ष में जमाखोरी होती थी। अब ये जो जमाखोरी होती थी, इस जमाखोरी से जो मार्केट होता था उस मार्केट में चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते थे। अगर आज आलू की ज़रूरत है मार्केट में और अगर कोई व्यापारी उसको अपने गोदाम में रख ले और कह दे कि हमारे पास आलू नहीं है, तो मार्केट में आलू की शॉर्टेज पड़ जाएगी। अब अगर आलू की शॉर्टेज पड़ गई या गेहूं की शॉर्टेज पड़ गई तो उसके मूल्य बढ़ जाएंगे। तो ये 1955 में इस नियम को लगाया गया था कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते, न गोडाउन में आप अनाज को रख सकते हैं। अगर आपके गोडाउन में या गोदाम में अनाज दिखा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपके लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे और आपको जेल हो सकती है। लेकिन कृषि अध्यादेश 2020 में सरकार ने फिर से इसको लीगलाइज कर दिया है और वो उनका ये कहना है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या जो किसान हैं वो स्वयं अपने घर पर या अपने गोदाम में अनाजों को रख सकते हैं और जब उनको लगे कि इस फसल का उचित मूल्य मिलेगा तब वो उसको बेचें। लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है, वो समस्या ये सामने आ रही है कि अगर इस तरह के जमाखोरी को हम अलाउ कर दें तो इससे क्या दिक्कत होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं वो किसानों से सारी फसलें खरीद लेंगी और उसको अपने गोडाउन में गोदामों में रख लेंगी। ऐसी अवस्था में चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उन गोदामों पर छापा नहीं मार सकता है और न ही उनसे प्रश्न कर सकता है कि आपने अपने गोदाम में इतनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को डंप करके क्यों रखा हुआ है। केवल दो विशेष परिस्थितियां होंगी, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा और या युद्ध, ये दोनों अवस्था में ही केवल उन गोदामों पर छापे मारे जा सकते हैं। अभी कोरोना का आपदा चल रहा है तो कोरोना काल के बाद इस अध्यादेश का ये दुरुपयोग हो सकता है, जिसके भी विरोध में किसान सरकार से बात कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस किसान अध्यादेश में आया है वो है एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात हो रही है। हम आपको बता दें कि एपीएमसी क्या है। ये जो कृषि उत्पादन होता है उस कृषि उत्पादन को सही मायने में वितरित करके उसका उचित मूल्य किसानों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे राज्यों में, पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, दिल्ली ले लें, उन जगहों पर मंडियाँ होती हैं, अनाज की मंडियाँ होती हैं। बिहार को देख लें तो वहाँ पे मंडी को बाज़ार समिति कहा जाता है। पूर्वांचल की हम बात करें, हम बनारस में इस समय है, पूर्वांचल में ऐसी मंडियों का अभाव है। तो मंडियों में किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने फसलों को लेकर जाता है। अब सरकार का ये कहना है कि हम आढ़तियों को, जो बीच में जो ऐसे एजेंट होते हैं जो किसान के माल को व्यापारियों तक बिकवाने में सहायता करते हैं, हम उनको बीच से हटाएंगे और उनको जो मूल्य मिलता था वो पूरी फसल का 2.5% मिलता था। अब आप एक बात सोचें, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। एक किसान जो फसलों को लाद के मंडी तक पहुंचा है, क्या वो मंडी के अंदर घुसकर अपने फसल को ज़मीन पर उतार कर, चादर पर बिछाकर अपने सामान को बेच पाएगा?
और अगर उसके सामान को बिकने में 8 से 10 दिन लगते हैं तो वो 8 से 10 दिन उसका खाना पीना रहना इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जबकि अभी क्या है कि अगर मंडियों में किसान जाते हैं तो वो जो एजेंट होते हैं जिनको हम आढ़ती बोलते हैं, वो एजेंट 1 से 2 घंटे में ही उनके माल को बिकवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, किसानों की फसलों का कुछ शोषण होता है, क्योंकि ये आढ़तिये उनसे अपने मनमाने ढंग से रेट तय करवा के उसको बिकवा देते हैं। तो ये सारी तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कहीं न कहीं किसानों को भी हैं और सरकार को भी है और जो वो एजेंट हैं उनको भी हैं। इन सारी बातों को लेकर कृषि अध्यादेश 2020 जो लाया गया सरकार के द्वारा, उनकी मंशा ये है कि हम किसानों को बेहतर ज़िंदगी दे सकें और उनकी फसलों का उचित मूल्य उन तक पहुंचा सकें। लेकिन किसानों का ये कहना है कि इस जो तीनों नियम हैं, इस नियम में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो शुरुआत में तो हमारी फसलों का उचित मूल्य देंगी, हमको ज़्यादा मूल्य देंगी, लेकिन जब धीरे धीरे ये एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियां धीरे धीरे अगर ख़त्म हो गई तो हम अपने माल को कहाँ बेचेंगे। तब वही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां 1 साल 2 साल बाद अपने मनमाने ढंग से हमसे व्यवहार करेंगी और हम मजबूर होंगे उनके सामने अपनी फसलों को बेचने के लिए। ये कई तरह के मुद्दे जो किसानों और सरकार के बीच में चल रहे हैं, इस पर 5 बार बातचीत हो चुका है और इन बातों का जो तर्क निकल के सामने आया, अभी तक कोई एक रास्ते पे नहीं पहुंच पाए हैं, एक मसले पर, एक मसौदे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जिससे वो जो ये अध्यादेश है इसकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं इसको दूर करके एक सही रास्ते पर ये कार्रवाई हो सके और कृषि अध्यादेश 2020 को ठीक से लागू किया जा सके। किसानों की ये मंशा है, किसानों को ये डर है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा और एमएसपी समाप्त हो जाएगा तो हम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। जबकि सरकार का ये कहना है कि हम एमएसपी को समाप्त नहीं करेंगे। सरकार इस बात के लिए भी आश्वासन देना चाह रही है किसानों को कि हम लिखित आश्वासन भी दे सकते हैं जिसके चलते किसानों को ये पता चल सके कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने कहा कि एडीएम लेवल के जो हमारे अधिकारी होंगे वो कंपनियों और किसानों के बीच में समझौता करवाएंगे। किसानों का ये कहना है कि एडीएम या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर कोई विवाद होता है कंपनियों से, मान लीजिए कंपनी ने बोला कि आप हमारे लिए आलू उगाइए या गेहूं उगाइए और एन मौके पे कंपनी ने अपना हाथ खींच लिया, तो वो दौड़ के एडीएम को कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो उनका कहना है कि इसमें जो ग्राम सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उनको शामिल किया जाए ताकि किसी गाँव का जो ग्राम प्रधान होता है उसको गाँव वाले कहीं भी पकड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। तो ये कई तरह के जो इस मसले में जो कई तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, यही गतिरोध है और इसी गतिरोध के चलते किसान आंदोलन कर रहे हैं।